हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसी हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगी। तो मैं आप लोग की टॉपिक मुख्य सेविका के पहले टॉपिक के साथ आई हूँ, जो कि ये समाजशास्त्र जो सोशियोलॉजी होती है उससे ही संबंधित ये सब्जेक्ट से संबंधित ये टॉपिक है, जो कि मैरिज टॉपिक है। और इसमें हम आपको सारी बातें बताएंगे कि जो मैरिज टॉपिक है उस पे और उसकी क्या क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या उद्देश्य है, उसके टाइप्स क्या हैं और उसके एमसीक्यूज भी आपको बताएंगे जो महत्वपूर्ण होते हैं और जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आज की टॉपिक की शुरुआत करते हुए आप लोग को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इसमें मैं जो भी क्वेश्चन लाई हूँ ये पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस है, जो कि बहुत डिटेल्स में आपको समझ। अगर आप एक बार ये वीडियो को ज़रूर देखेंगे तो आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यूज में परिवर्तित होकर आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम पेपर में आते हैं। तो हम बात करते हैं, आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं डेफिनेशन है मैरिज, विवाह की परिभाषा। वैज्ञानिकों समाजशास्त्रियों के अनुसार जो विवाह को अलग अलग तरीके से लोगों ने परिभाषित किया है, तो उसके आधार पे हम बात करते हैं कि वेस्टमार्क जो डेफिनेशन दिए थे, एडवर्ड वेस्टमार्क ने विवाह एक या अधिक पुरुषों या एक या अधिक स्त्रियों के बीच ऐसा सामाजिक रूप से स्वीकृत संबंध है जिसमें दोनों पक्षों और उनकी संतान के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित होते हैं। इसमें बताया गया है कि जो विवाह होता है वो जो होता है कि एक पुरुष या अधिक पुरुष या एक स्त्री या अधिक एक स्त्रियों के बीच का सामाजिक रूप से स्वीकृति संबंध होता है। इसमें जब शादी विवाह होती है तो समाज की स्वीकृति होती है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, उसके बारे में जान पहचान करते हैं। तो जो मैरिज होती है इस पे समाज का महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि जो समाज में लोग हैं तो उसमें सहमति बनाते हैं, इसकी अनुमति देते हैं शादी करने के लिए। तो सबसे उन्होंने जो वेस्ट मार्क एडवर्ड थे, उन्होंने विवाह को माना कि ये विवाह एक या अधिक पुरुषों या स्त्री या अधिकों की सामाजिक रूप से स्वीकृति के संबंध में, इसमें दोनों पक्षों की, मतलब जो लड़की पक्ष होता है, लड़के पक्ष, दोनों सहमति से होते हैं और उनकी संतान के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित। जो उनके संतान के अधिकार होते, जो बच्चा पैदा होता है उन दोनों से, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें भी उनका अधिकार होता है। जो उनके कर्तव्य होते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो अपने कर्तव्य को निभाते अपने परिवार के आधार पे। तो हम बात करते कि ऐसा कर सकते कि सामाजिक स्वीकृति, अधिकार व कर्तव्य संतान से संबंधित क्या होते हैं, मान्यता, वैधानिक मान्यता होती है। इसमें किसी प्रकार की कोई नहीं कह सकते कि अगर उनसे जन्म बच्चा तो इनका कोई संपत्ति पे अधिकार नहीं हो सकता। ये तो कहावत है कि जन्म सिद्ध अधिकार होता है। तो जन्म सिद्ध अधिकार जो बच्चे को होता है, तो जब शादी हुई थी उसी समय उस बच्चे का आने से पहले उसकी ये होती कि ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी उसकी आने वाले बच्चे की है। तो आप लोग समझ गए कि विवाह का मतलब क्या। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बोगार्श इमोरी बोगार्श ने क्या डेफिनेशन दिया इसकी। विवाह वह संस्था, इन्होंने क्या कहा, एक संस्था है। विवाह को क्या किया, एक संस्था के जिसके माध्यम से पुरुष स्त्री पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। क्या है, विवाह एक संस्था है। विवाह एक संस्था है जिसके माध्यम से जब विवाह शादी तो दोनों पुरुष और जो स्त्री होती है वो पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, इन्होंने बोगार्श ने बताया। नेक्स्ट डेफिनेशन हम बात करते हैं मजुमदार एंड मदन की। इन्होंने क्या कहा है डेफिनेशन में, विवाह एक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त संबंध है। जैसे इसके पहले वाले हमने डेफिनेशन में देखा था कि उन्होंने भी बताया कि सामाजिक स्वीकृति का संबंध है जो स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध और संतान उत्पत्ति। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यह माना कि जो विवाह है या जो मैरिज है वो यौन समझ, सेक्सुअल इंटरकोस्टल जो होता है, इंटरकोस्टल के माध्यम से संतान उत्पत्ति यानी बच्चे को उत्पन्न करने की एक वैधानिक प्रदान की जाती है। वैधता मतलब उसको वैलिड माना जाता है, ऐसा नहीं कि वो लीगली रूप से जो
शादी होने के बाद औरत आदमी के बीच जो बच्चे पैदा होते हैं यौन संबंधी स्थापित करते हैं, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं ये है वैध के लीगली माना जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मैरिज के उद्देश्य क्या है, विवाह के मुख्य उद्देश्य में शामिल है। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग वैज्ञानिक समाजशास्त्रियों ने अलग अलग अपनी अपनी धारणाएं विवाह के प्रति प्रस्तुत की है। जैसे पहले ही उन्होंने बोला था कि यौन संतुष्टि, इसमें क्या होती है अपनी यौन इच्छाओं की, ये विवाह माना जाता है कि ये इच्छाओं की पूर्ति करता है और इसको वैध, इसमें इसको लीगल भी माना गया है कि क्या है, लीगल है। और ये जो है नेक्स्ट वंश परंपरा परिवार और वंश को आगे बढ़ाता है, इसकी भी मान्यता होती है कि ये जो है परिवार जो होता है ये वंश को आगे बढ़ाएगा। जब शादी विवाह की जाती हैं तो जो कपल्स से बच्चे उत्पन्न होते हैं तो उनको क्या करते हैं कि माना जाता है कि लोग मानते थे कि हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, और जिसको बच्चे नहीं होते थे उनको पे बहुत सारे ताड़नाएं मिलती थी, उनको अच्छे से उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता था। तो ये सारी बहुत सी समस्याएं थी समाज में, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे आउटर में है। नेक्स्ट है कि सामाजिक आर्थिक सहयोग, दो व्यक्तियों या परिवारों के बीच संबंध आर्थिक साझेदारी स्थापित करना। कभी कभी क्या होता है, दो जब लड़के लड़की का परिवार जुड़ता है, लड़की की शादी हो जाती है तो उनके परिवार में कभी कोई समस्या आती है तो अगर लड़की वाले के मायके में के अच्छे परिवार से होते तो वो उनकी सपोर्ट करते, या फिर लड़की वाले भी लड़कियों की कुछ समझते, बहुत कम ही होता है जो लड़के वाले लड़की के मायके वालों के सपोर्ट करते हैं, अधिकतर तो लड़कियां के ही जो होते हैं, लड़की वालों जो होते हैं लड़कों वालों के सपोर्ट करते हैं। बच्चों का सामाजिकरण क्या होता है कि सोशलाइजेशन, सामाजिकरण बच्चों का होता है, बच्चों को वैधता और सामाजिक पहचान प्रदान होती है। पहचान में ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं ये तुम्हारे दादा ये दादी हैं तो इनके घर से हैं, इनके वंश के हैं, इनके दादा के, तुम्हारे पापा का नाम तुम्हारे दादा का नाम है, तो लोग सामाजिक पहचान मिलती इसी वजह से। उनके घर में कोई तो अरे उनके घर का लड़का है, ये उनके घर का लड़का है, उनके घर खानदान का है, तो ये क्या है, एक सामाजिक पहचान है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। अब बात करते हैं कि विवाह के टाइप्स क्या हैं। तो विवाह के विभिन्न प्रकारों को सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों के आधार पर विभाजित किया जाता है। इसको क्या कहता है, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों के आधार पर क्या कहता है, विभाजित किया है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुस्मृति ने, हिंदू धर्म के अनुसार क्या है, मनुस्मृति ने क्या माना था कि विवाह कितने प्रकार की हो, 8 प्रकार की होती है। हिंदू शास्त्रों में 8 तरह के विवाह को बताया गया है। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के विवाह को बताया गया। तो हम बात करते हैं पहला ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह की खासियत क्या है, सबसे श्रेष्ठ, ब्रह्म विवाह क्या है, सबसे श्रेष्ठ कन्या के पिता योग्य वर को बुलाकर कन्या का दान करते हैं। इसमें क्या होता है कि कन्या दान, ऐसे बहुत सी पहले से परंपरा है कि लड़की वाले जब लड़कियां बड़ी होती तो लड़कियों के माता पिता या रिलेटिव जो होते थे उनके योग्य वर ढूंढते थे, मतलब जैसी लड़की हो वैसे लड़के को ढूंढा जाता था और एक सही समय पर निर्धारित किया जाता था कि उनका विवाह किया था। और कन्यादान, इसमें सबसे बड़ी महत्व बात होती है, कन्यादान की बात कही गई है, तो बुलाकर उनका कन्यादान करते थे। इस विवाह सबसे अच्छा विवाह माना था, इसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था, क्योंकि ब्रह्म पंडित लोग आते थे, अच्छे से मंत्र जाप होती थी, 5-5 6-6 घंटे शादियाँ होती थी। इसमें कन्यादान की एक रस्म होती है, उसको निभाया जाता है, तो इसे ब्रह्म विवाह के नाम से जाना था। दैव विवाह, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैव विवाह की। तो दैव विवाह में यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह किया था। जो गांव में बहुत पुरोहित, जो बहुत पंडित उंडित मान लीजिए होते थे, तो ऐसे लड़कों से जो यज्ञ हवन पूजा पाठ कराते थे, ऐसे लड़कों से जिस लड़की का विवाह किया जाता था तो उस विवाह को
दैव विवाह किया, क्योंकि खुद से ही वो भगवान की पूजा पाठ यज्ञ वगैरह कराते थे यज्ञ, तो उनको ऐसा ही माना जाता था कि वो भगवान को साक्षी मानते हैं, भगवान के रूप में उनको मानते थे। ऐसे विवाह को दैव विवाह किया था। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह में ऋषि को कन्या दान करना, अक्सर वह वर गायों के बदले, मतलब ये होता था कि आर्ष विवाह का मतलब ऋषि को, जो ऋषि मुनि होते थे, तो उन लोगों को अपनी जो कन्याएं होती थी उनको वो दान कर देते थे, उनको दे देते थे वैसे ही। तो ऐसे जो वर कन्या लोग होते हैं उनको दान किया था कन्या वाले के घर वालों, तो जब वो विवाह ऋषि मुनीषु करते थे तो वो आर्ष विवाह कहलाता था। नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना कन्या मूल्य के समाज की सहमति से विवाह, इसमें कोई भी मूल्य कन्या से के घर वालों से नहीं लिया जाता था, बल्कि समाज की सहमति से उनका विवाह कर दिया जाता था। तो ऐसे विवाह को प्रजापति विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं असुर विवाह। बात करते हैं असुर विवाह। अब ये असुर विवाह क्या, कन्या को खरीद कर या पिता को धन देकर विवाह करना। ये पहले होता था कि जो गरीब लोग लड़कियां होती थी उनका विवाह नहीं हो पाता था, तो असुर लोग जो होते थे ज़बरदस्ती तो करते नहीं थे, लेकिन उनके माता को उनको पैसे दे देते थे लड़कियों के घर वालों को, और उनसे लड़की जो उनको पसंद आती थी उनको लड़की ले लेते थे उनसे, और उसके बदले लड़की लेने के बदले में उनके लड़की के माता पिता को धन देते थे, जो भी वो उनकी डिमांड होती थी वो अपनी इच्छा अनुसार देते थे। तो ऐसे विवाह को जबरन भी, कभी कभी वो जबरन भी करते थे, तो क्या होता था, ऐसे विवाह को असुर विवाह कहते हैं। गांधर्व विवाह, बात करते हैं हम छठे जो है गांधर्व विवाह की। आपसी प्रेम के कारण किया गया विवाह प्रेम विवाह या लव मैरिज कहते हैं। आज के जनरेशन में आप लोग देख सकते हैं कि लव मैरिज बहुत ज़्यादा है। लव मैरिज को ही गांधर्व विवाह कहते हैं, क्योंकि दोनों लड़के लड़कियां आपसी प्रेम से अपने से देख के विवाह कर लेते थे। तो इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय समाज में तो सभी लोग आप लोग जानते ही हैं। राक्षस विवाह, अब बात करते हैं राक्षस विवाह। देखिए असुर विवाह और राक्षस विवाह में थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या करते थे, लड़की के जो असुर विवाह था उसमें लड़की पसंद आती थी, तो जो पैसे वाले थे तो उनको पैसे देकर लड़की खरीद लेते थे, उसके बदले लड़की देते थे, उसके बदले धन देते थे। और राक्षस विवाह में क्या, बलपूर्वक अपहरण करके कन्या से विवाह कर लेते थे। अगर उनको पसंद आई तो वो जबरदस्ती विवाह करेंगे, आप उनके लिए कुछ भी करो लेकिन वो विवाह करेंगे। तो जबरदस्ती वाली विवाह को जिसको बोलते हैं, तो ये इसका मतलब जबरदस्ती विवाह करना, ये होता है राक्षस विवाह। ऐसे विवाह को समाजशास्त्रियों ने राक्षस विवाह माना, और मनुस्मृति में भी माना गया। कैसे विवाह राक्षस विवाह होता है। पैशाच विवाह आठवां जो है, इसमें पे मिस्टेक हो गई है, ये सातवां है और ये आठवां है। तो ये पैशाच विवाह, कन्या की सुप्तावस्था या अचेतन अवस्था में उसके साथ यौन संबंध बनाकर विवाह करना। अब इसमें माना जाता है कि ये लड़कियां जो होती थी, पैशाच विवाह में क्या होता था, कन्या को मतलब अचेतन अवस्था, उसको कुछ पता ना हो, उसके साथ पहले संबंध बनाते थे, फिर बाद में विवाह करते थे। दिया वो कन्या की सुप्ता या अचेतन अवस्था में उससे के साथ यौन संबंध बनाकर विवाह, पहले उनसे संबंध बनाता फिर बाद में विवाह करते, तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता था, पैशाच विवाह। सारे ये समय जो विवाह है पहले तो थे ही, आज भी देखा जाए तो ये अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, उसका नाम ही अलग रख दिया है। क्या समाज है, समाज में तो हर एक समस्याएं देखने को मिलती है, लेकिन अब बहुत धीरे धीरे ये सारी विवाह ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत जो अधिकतर चल रही हैं लव मैरिज ही चल रही है, गांधर्व विवाह, या जो समाज से विवाह स्वीकृति वाले विवाह कर रहे हैं उस विवाह चल रही हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ जैसे मॉडर्न एडवांस टाइप के विवाह होते हैं। पहले तो ये तो हम मनुष्य में तो आधुनिक के विवाह देखे, तो अब मॉडर्न मैरिज की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से प्रकार हैं। एक विवाह, एक विवाह में क्या होता है कि एक समय में केवल एक ही पत्नी या पति से विवाह होता है। सबसे अथवा एक विवाह हमारे इंडियन में भी, हमारे इंडियन जो कल्चर है, हमारे समाज में
भी गवर्नमेंट ने माना कि एक ही विवाह होना है, एक पत्नी एक पति बस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुविवाह। बहुविवाह में एक से अधिक जीवन साथी रखना जिसमें शामिल होता है। मतलब एक औरत के साथ रहते हुए दूसरी औरत तीसरी औरत विवाह करना मतलब बहुविवाह होता था। बहुपत्नी विवाह या बहुपत्नी विवाह मतलब होता है कि एक पति एक से अधिक पत्नियों के साथ विवाह करता पत्नी रखता था, वो बहुपति पत्नी विवाह बहुपतित्व विवाह। इसमें एक स्त्री कई ठे पति को रखती थी, ये बहुपतित्व विवाह होता था। पहले के राजा लोग होते थे, एक रानी नहीं कई ठे रानियाँ रखते थे, और बहुत कम ही लोग होते थे कि जो बहुपत्नी पति विवाह करती थी। अधिकतर ये पुरुषों पे ही लागू होता था, क्योंकि एक पुरुष कई औरतों से शादी करता था। अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिज जो होता था, अंतरकास्ट विवाह जो होता था, इंटरकास्ट अंतरजातीय विवाह, इसमें अब भी है पहले भी था। अब तो ज़्यादा ही है क्योंकि लोग जाति को धर्म को नहीं मान रहे हैं। हिंदू मुस्लिम से शादी करें, मुस्लिम हिंदू से करें, कोई अदर कास्ट से विवाह कर ले रहे हैं, तो ऐसे विवाह को अंतरजातीय या अंतरधर्म विवाह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रेम विवाह पारिवारिक मैरिज के अलावा आज प्रेम विवाह अधिक प्रचलित, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो प्रेम विवाह है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। असहवास बिना कानूनी विवाह के एक साथ रहना, अब ये है कि इसमें कोई भी दबाव जोर जबरदस्ती, क्योंकि विवाह समाज में इसकी मान्यता हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं आपके प्रेम विवाह अरेंज मैरिज या लव मैरिज हो, लव मैरिज में तो अधिकतर लोग पहले प्रेम करते बाद में विवाह करते हैं, मतलब कि हर काम पहले हो जाती है बाद में शादी करते हैं। तो ये तो समाज की परंपरा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आइए हम अभी हमने तो पढ़ लिया मैरिज की क्या होती है, कितने टाइप्स की मैरिज होती है, कितने पहले मनुस्मृति में 8 में थे, बाद में बहुपति बहुपत्नी लव मैरिज इंटरकास्ट ये सब विवाह होती रही। तो हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, कुछ एमसीक्यू भी हम लोग देख लेते हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिंदू धर्म में सबसे आदर्श विवाह कौन सा माना जाता है? अभी जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हिंदू धर्म में सबसे आदर्श विवाह कौन सा माना जाता है, तो ब्रह्म विवाह। क्या है कि इसमें लड़कियों का कन्या दान किया जाता था। तो सबसे अच्छा और सबसे आदर्श मैरिज जो थी ये ब्रह्म विवाह ही मानी जाती है। नेक्स्ट, जब एक स्त्री एक साथ कई पुरुषों की पत्नी होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक स्त्री है और कई पुरुषों की पत्नी होती तो उसे क्या कहते हैं? बहुपति विवाह। क्या कहते हैं? बहुपति विवाह कहते हैं। नेक्स्ट बात क्वेश्चन हम देखते हैं, विवाह 3 उद्देश्य यौन, पहला है यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का सोशलाइजेशन मतलब संतानों का समाजीकरण। ये किसने बताया था? तो मर्डॉक ने ये बताया था कि जो यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और ये संतानों का समाजीकरण जो होता है, ये विवाह के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। इसी के आधार पर विवाह को डिफाइन किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा मर्डॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? तो अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है कि मैंने बताया था कि उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री से क्या करता है? विवाह करता है। जो उच्च जाति का पुरुष होता है वो निम्न जाति की लड़की से विवाह करता है। तो यही अनुलोम, क्योंकि मेल नहीं खा रहा, अनुलोम लोम अनुलोम विलोम, ये तो मतलब सीधे कि अपनी जाति से मेल ना खाता हो, तो ऐसे विवाह को क्या कहते थे? अनुलोम विवाह। इसमें जो उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की लड़की से या स्त्री से शादी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदू विवाह को क्या माना जाता है? अब हिंदू विवाह को क्या माना जाएगा? हिंदू विवाह क्या है? एक संस्कार है। तो क्या है? एक हिंदू विवाह एक संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, हिंदू कानून के अनुसार अंतर विवाह का क्या अर्थ है? इसमें क्या है कि अपने समूह के बाहर विवाह करना नहीं, अपने ही जाति या धर्म में विवाह करना। अंतः विवाह मतलब अपने ही, अंतः मतलब उससे अपने ही जाति और धर्म में क्या करना है? विवाह करना ही क्या कहलाता है?
अंतः जाति विवाह। नेक्स्ट आप लोग के लिए थैंक यू। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच किए, इसलिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। अब मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ही सपोर्ट मेरी ताकत बनती है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।